क्यों नहीं उठाई आवाज? कमाल है भाई, अगर यूपी में आवाज नहीं उठ रही है तो इसका ये मतलब है कि बंगाल में आवाज उठी है, बिहार में आवाज उठी है। समाज को इतना दबा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि समाज को कि मुस्लिम को? मुस्लिम ही की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम ही की बात कर रहा हूँ मैं, खुल के बोल रहा हूँ। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कपड़े की बात करते हैं, कपड़े से पहचाने जाओगे इससे, तो आदमी जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है जिससे हर आदमी जूझ रहा है, सिवाय कारपोरेट के, सिवाय उद्योगपतियों, सिवाय चंद लोगों, हर आदमी परेशान है। हर आदमी की जिंदगी का जो बैलेंस है वो खो गया है। अदर स्टेट्स हैं, आप तो आप मानते हैं आप टाइट हो चुके हैं? बिल्कुल, टाइट कर अरे दिए गए? बिल्कुल, हम तैयार हैं बिल्कुल। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हाँ। और ये आवाज़, हम जो यहाँ हैं किस लिए आए हैं? आखिर ये चीज़ें हैं ना, तो बहुत बड़ी हमारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हालात के तहत कुछ लोग घबरा गए हैं, लेकिन हम उनको हौसला दे रहे हैं और हौसला देंगे। हमारा हौसला तो बुलंद है। कैसे हौसला देंगे? वो तो जेलों में सड़ रहे हैं, जब आते हैं बाहर तो उनको आप लोग ही नकार देते हैं, ऐसे देखते हैं, नहीं ऐसी नहीं, नजरों बिल्कुल से नहीं देख रहे हैं नकारा, आप लोग। बिल्कुल नहीं नकारा गया। उनकी फैमिलीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए हम तालमेल बैठा रहे हैं कि जब उनको कोई शादी ही दिक्कत नहीं ना हो हो। रही तो बच्चे कहाँ से आप देख रहे हैं? नहीं, हम देख रहे हैं, हमारी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन पकड़े गए हैं। नहीं नहीं, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, शर्जील इमाम को 1000 दिन हो गए हैं जेल में। जी। आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई सर? क्यों नहीं उठाई आवाज? कमाल है कोई भाई, अगर यूपी में आवाज नहीं उठ रही है तो इसका ये मतलब है कि बंगाल में आवाज उठी है, बिहार में आवाज उठी है। दिल्ली जंतर मंतर पर कोई उनके लिए प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन किया गया? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, तो मैं नहीं मालूम ना आपको? मुझे इस वही बारे बात है, में उनकी बहुत वाइफ ज्यादा नहीं मालूम है। जो जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग मैरिड भी हैं, उनकी वाइफ्स के हम जब बयान सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन समाज उनका समर्थन क्यों करता? समाज समर्थन क्यों नहीं करता? समाज को इतना दबा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि वो समाज को कि मुस्लिम को? मुस्लिम ही की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम ही की बात कर रहा हूँ मैं, खुल के बोल रहा हूँ। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कपड़े की बात करते हैं, कपड़े से पहचाने जाओगे इससे, तो आदमी जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुसलमान उसके डर साथ। जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि डर जाते हैं? मौजूदा हालात में थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम उसको जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं। हम लोग, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, अल्लाह से डरता है, दुनिया वालों से डरता ही नहीं है। देखिए हालात के तहत कुछ हो जाता है, हर तरह। वसीम रज़वी क्या मुसलमान नहीं था? वो सहम जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो फिर वो लोग क्या करें जो हालात के तहत आप ही लोगों के लिए जेलों में पहुंच गए हैं? आज उनको नहीं पूछने नहीं, वाला कोई नहीं अभी है। तो और जेल में जाएंगे। उनको छुप छुप के रहना पड़ता है, बाहर निकल जाते जी हैं, जी, बाहर चले जाते हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं और हमारे बहुत सारे लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। आवाज़ उठाएंगे तो हम भी जेल में जाएंगे, तो हम तो तैयार हैं जेल जाने के लिए। अच्छा, केजरीवाल साहब के बारे में क्या कहेंगे कि वो हर मुद्दे मुस्लिमों के मुद्दे पे देखा जा रहा है कि खामोशी भाई वो छोटे रिचार्ज हैं बीजेपी की बी टीम है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इतना पढ़ा लिखा आदमी और वो इस लेवल पे आ जाए तो उसके बारे में हम क्या, आई हैव नो वर्ड टू कमेंट। एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा वो बोल देंगे लक्ष्मण की? नहीं, मुझे आज से 2-3 साल पहले उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का आदमी इतना सेकुलर, लेकिन है बहरहाल, अब क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जितने निकल रहे हैं वो सब आरएसएस के ही तहत काम कर भाई रहे हैं? बी टीम है, केजरीवाल के फादर जो है बहुत बड़े वर्क कर रहे हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी से, सर मेरा सवाल का जवाब जी। दीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जी। क्या आपको लगता है कि सेकुलर पार्टियों के तहत रहकर अपनी पॉलिटिक्स करना ज्यादा सही है या अलग से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उसको एनर्जी देनी? नहीं नहीं, हमें सेकुलर पार्टियों के साथ चलना पड़ेगा, हाँ? अपनी अलग। आज 70 साल से चल रहे हैं, कोई फायदा बता सकते हैं मुसलमानों के लिए? नहीं, उसी में से हमेशा निकलेंगे। मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है सर। जी। आज तक जा रहा है, 70 साल से आज तक। जी जी, तो इस सेकुलर जो पार्टियां, उन्हीं को तो नतीजा है ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अब तक 47 से लेके 22 तक इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो राइट्स हुई हैं, कॉमनल राइट्स या जेनोसाइड हुआ है, वो ऑन रिकॉर्ड है। वो आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे, वो शायद लाखों में है। लेकिन हमारा वजूद तो नहीं ख़त्म हुआ, हम तो नहीं ख़त्म हुए। सर लेकिन सेकुलर पार्टियों के अंडर ही सारे दंगे फसाद और मॉब लिंचिंग हो रही है ना। चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, सब एक ही तरीके से तो काम कर रहे हैं ना। कोई अंदर से कोई बाहर। मेरा पर्सनल व्यू है कि इस मुल्क में हम सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कि मुस्लिम लीग बनी, बहुत सारी पार्टियां बनी, तकरीबन 2-2.5 दर्जन पार्टियां आज भी रजिस्टर्ड हैं।
नहीं कर पाएंगे, वो जरूरत भी नहीं है। इंडिविजुअल की इसलिए कि हमारे जो सेकुलर हिंदूज हैं या अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है उनकी जो हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनका साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टी बनाकर भी साथ ले सकते हैं ना आप। इंडिविजुअल पार्टी वो जो लोकल लेवल पर बन सकती हैं, जिसको इलाकाई पार्टी कहते हैं, रीजनल पार्टीज के लेवल पर कर सकते हैं, जैसे केरला में मुस्लिम लीग कर रही है या दूसरे लोग कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। नेशनल लेवल की हमारी पार्टी कोई सेकुलर अलग से नहीं बन सकती, और इसमें ये जो डेमोग्राफी है उसमें हम नहीं कर पाएंगे। सर, ये कुछ ज्यादा आशावाद नहीं है कि हम सेक्युलर पार्टीज के साथ रहेंगे तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि सेक्युलर पार्टी हम स्थिति नहीं सुधार पाई है आज तक। आज से 70 साल से देखिए, असल में देखिए मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो एलिट क्लास है इसने इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया। जब हमारे यहाँ एजुकेशन आएगी, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। आज केरला कैसे डेवलप कर रहा है, वहाँ भी तो कोई वहाँ भी तो बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप हैं, वो किसी के मोहताज नहीं, वो अपनी आवाज़ खुद उठाते हैं। तमिलनाडु में मुस्लिम कम्युनिटी के जो मौलाना है मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता आयोजित नेशनल मीडिया में चले जाते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? अरे वो बिकाऊ लोग हैं, उनकी बात मत कीजिए। तो बिकाऊ लोग हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल 100% बिकाऊ हैं। दे आर ऑल लाइक वसीम रिजवी। वसीम रिजवी के ख़ानदान के हैं वो लोग, उनको हमारे यहाँ कोई वजन नहीं दिया जाता, न इनकी आवाज़ मुसलमान सुनते हैं। मुसलमानों को पता है कि ये कौन लोग हैं। अब इलियासी साहब हैं, वो तो मोहन भागवत को राष्ट्रपिता तक बोल देते वो हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, वसीम रिजवी के ख़ानदान के लोग हैं ना, वसीम रिजवी के ख़ानदान के लोग हैं, उसी DNA के लोग हैं वो। बहुत सीरियस इशू पर हम लोगों ने बहस की है, और मुझे खुशी है कि आपने बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को सुना है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से हम ये जो कैंपेन चला रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, ये कैंपेन कोई पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए नहीं है। जाहिर बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल गेन तो हर पार्टी को मिलता है अगर कोई कैंपेन चलाती है, लेकिन हमारा बेसिक इशू ये है कि ये इतना अहम मसला है, ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है जिससे हर आदमी जूझ रहा है, सिवाय कारपोरेट के, सिवाय उद्योगपतियों, सिवाय चंद लोगों, हर आदमी परेशान है। हर आदमी की जिंदगी का जो बैलेंस है वो खो गया है। एक बात जो प्रोफेसर अरुण कुमार की हर बार बोलते रहे, आज शायद वो बात नहीं आ सकी, ये कहते हैं कि अगर मार्केट को चलना है, हमारा मार्केट भी अगर आप जाकर देखेंगे तो जो छोटे उद्योग हैं, जो मार्केट है, चाहे किसी मार्केट में चल जाइए, हर आदमी रो रहा है, हर आदमी ये कह रहा है कि मार्केट बैठ गया है, रियल एस्टेट बैठ गया है, जो छोटे छोटे कारोबारी थे वो सब बैठ गए, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है इस इशू के खिलाफ। आपने ये बात बताई कि पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट करती है लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज करती है लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो है ईडी की रेड पड़ती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, करप्शन के चार्जेस लगते हैं। नतीजा ये कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो अंदर से लड़ने का जो आता है मादा, वो नहीं आता है। तो देखिए, अवाम, किसी भी मुल्क की जो जनता है, अवाम है, वो अगर चीजों को बदलना चाहे, सिविल सोसाइटी है, वो सिविल सोसाइटी हमारे मुल्क में बहुत मजबूत थी, बड़े बड़े कानून हमारे मुल्क में सिविल सोसाइटी में बनाए, लेकिन आज सिविल सोसाइटी की आवाज नहीं उठा रही, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, उनके खिलाफ भी सरकार जूझ रही है, और जो आवाज उठाता है वो जेल के पीछे चला जाता है। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर CA/NRC मूवमेंट चली, पूरे देश में उसकी एक आवाज उठी। CA/NRC मूवमेंट से हमारे नदीम खान साहब भी यहाँ बैठे थे, हम सब लोग भी उससे जुड़े हुए थे, लेकिन आप जानते हैं कि CA/NRC मूवमेंट के अंदर जो हमारे नौजवान वर्ग के लोग मैदान में थे, आज वो दिल्ली दंगों के आरोप में जेल के अंदर बंद है। दिल्ली के लोग बैठे हुए यहाँ पे, दिल्ली दंगे किसने करवाए थे हर आदमी जानता है, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आरोपी तो बाहर है, लेकिन जिन लोगों ने CA/NRC में तहरीक चलाई थी वो आज जेल के अंदर बैठे, उन पर UAP लगा दिए गए। तो ये जो काले कानून का इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनके खिलाफ जो आरोप है उसमें कोई दम नहीं होता है, उसमें कोई वजन नहीं होता है, वो आप अदालत में प्रूफ नहीं कर सकते।
लेकिन चूंकि यूएपीए लगा हुआ है तो न तो आसानी से बेल मिलती है, न केस सेटल होता है, तो लंबा चलता है। तो किसी यानी हमारे कई जजेस ने बात कही कि हमारे देश में प्रोसेस जो है वो पनिशमेंट है। अगर आपको 10 साल जेल में रखा गया और 10 साल के बाद आपका एक्विटल हो गया, कोर्ट ने कहा नहीं इन पे इल्जाम साबित नहीं हो सका, तो जिंदगी के 10 कीमती साल आपके जाया हो जाए। तो ये सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो लड़ने वाले लोग हैं, जो जूझने वाले लोग हैं, उनको इतना तोड़ दो जेलों में डालकर बंद कर दो कि वो आवाज उठाने की हिम्मत न कर पाए। तो ये जो सिचुएशन है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में हमने एक लंबा वक्त जो है आजादी की लड़ाई में लगाया है, और हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जितने लोग मारे गए, हमें सारा जानता है, लाखों लोग शहीद हुए देश की आजादी की लड़ाई में, लेकिन बिलाखिर उनकी कुर्बानियों से, उनकी कोशिशों से देश आजाद हुआ। हम अब इस वक्त में दूसरी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। ये आजादी उस जमहूरियत को, उस लोकतंत्र को रिवाइव करने की है, बहाल करने की है। ये आजादी जो एक आजाद हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी की बेसिक नीड्स, जो बेसिक जरूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर बनता चला जाए, ये इसके लिए देश आजाद नहीं हुआ। आप देश के संविधान उठाकर देखिए, देश के संविधान के अंदर जो यानी 4 चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, वो हमको बताता है कि हमने क्या क्या ख्वाब देखे थे, इस देश के अंदर क्या होना चाहिए। उसमें एक बात ये भी कही थी कि ये गरीब और अमीर के दरमियान जो खरीद बढ़ रही है, ये जो इसको हम बांटेंगे, पहले इसको कम करेंगे, लेकिन कम होने की बजाय ये बढ़ती चली जाती है। हम ये ख्वाब देखा था कि हर आदमी को बेसिक उसकी जरूरतें सब पूरी होंगी, लेकिन हम आज तक पूरी नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि ये वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि इन सवालों को भी हम सीरियसली लें। और ये जो सरकार, हमारा देश प्रिडोमिनेंटली एक रिलीजियस कंट्री, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन जब धर्म को एक्सप्लॉयटेशन के इस्तेमाल किया जाता है, धर्म के नाम पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार अगर सिर्फ लोगों का वोट हासिल करने के लिए, लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट को भड़काने के लिए ये बात कहे कि साहब नोटों के ऊपर में गणेश की और लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए, तो ये उसका माइंडसेट बताता है। आपको इसकी कोई गरज नहीं कि नोट की जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, नोट के ऊपर क्या छपना चाहिए इस बात को, लेकिन हम जानते हैं कि वो क्यों कॉइन कर रहे हैं। वो भी गुजरात का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जब तक के लोग इन चीजों को नहीं पहचानेंगे कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हों, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, वो किस तरह से गुमराह करते हैं, किस तरह से बहकाते हैं, किस तरह से मुद्दे खड़े किए जाते हैं, तो उस वक्त तक के हम इनके इस साजिशों के पंजे से बाहर नहीं आ सकते। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस वक्त तक के न रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, न हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। मैं 2 मिसाल इसमें देना चाहता हूँ सामने। लेकिन मिसाल पे आप जानते हैं कि हमारे देश की 70% पॉपुलेशन खेती बाड़ी में है, यानी एग्रीकल्चर के अंदर काम करती है, और वो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। वहाँ से गन्ना बनता है, वहाँ से चावल पैदा होता है, वहाँ से जूट पैदा होती है, वहाँ पर जो है फ्रूट्स निकलते हैं, ऑयल के सीड्स पैदा होते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, वो शहरों में होती है। वहाँ पे न ऑयल मिल लगता है, ना वहाँ पे आपके कपड़ों का मिल लगते हैं, ना वहाँ पे यानी फूड्स के जो आइटम निकलते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये जो पैराडाइम है हमारा कि हमें तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम प्रोडक्शन के यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स शहरी क्षेत्र में लगा दी है। नतीजा क्या होता है कि गांव से लोग पलायन करके, माइग्रेट करके शहरों में आते हैं। हम देखते हैं दिल्ली में ये जितनी झोपड़पट्टी बनी हुई है या बॉम्बे में है, ये क्यों है? एक गांव से, देहात से लोग आके बिल्कुल नदी नाले के गिर्द, गंदी नालियों के गिर्द रहने में मजबूर होते हैं,
वो इसलिए होते हैं कि वहाँ पे जॉब नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं। हमारा कहना ये कि जब तक कि आप इसको पैराडाइम शिफ्ट नहीं करते, जब तक कि आप ये कोशिश करते हैं कि अगर गन्ना वहाँ पैदा हो रहा है तो शुगर मिल भी वहाँ लगेगी, अगर वहाँ पे यानी ऑयल सीड पैदा हो रहे हैं तो ऑयल की मिल्स भी वहाँ लगेगी, वहाँ अगर कॉटन पैदा हो रही है तो कॉटन मिल भी वहाँ लगेगी, वहाँ अगर जूट पैदा हो रही है तो उसकी प्रोसेसिंग कलकत्ता में नहीं होगी बल्कि वही होगी मुर्शिदाबाद में और जंगीपुर में। तब जाकर आप देखेंगे कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर, और इसी तरह जो कोविड के अंदर हमने देखा माइग्रेंट वर्कर जो केरला से, पंजाब से, दिल्ली से, बम्बई से वापस लौटे थे, उसकी वजह ये थी अगर आपको जॉब वहीं मिल जाएगा, वहीं पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन जाएंगे, वहीं पर उनकी शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये गांव से देहात के शहरों की तरफ जो माइग्रेशन होता है उसको हम रोकने में कामयाब होंगे। मेरा कहना यही है कि ये जो सरकार, चाहे पिछली सरकार रही हो या ये सरकार रही हो, इनके यहाँ पॉलिसी के लेवल के ऊपर में यही होता रहा है कि शहरों में तो डेवलपमेंट हुआ, अर्बन सेक्टर में तो डेवलपमेंट हुआ, रूरल सेक्टर को जो है वैसे ही पिछड़ा रहने दिया गया और बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ। और यहाँ पर भी हमारे अर्बन सेक्टर के अंदर दिल्ली में, बम्बई में जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसका बैलेंस टिल्ट हो गया पूरी तरह से। यहाँ वातावरण खराब हुआ, यहाँ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा हुए, यहाँ झुग्गी झोपड़ी बढ़ गई और नतीजा युवक और यहाँ पर बोझ बढ़ गया। तो ये सब चीजों को भी अगर हम ठीक करें, और एक खास बात प्रोफेसर रूपानी ने कही है, वो चाइना का मॉडल है। उन्होंने छोटे छोटे चीजों में, कार एक जगह नहीं बनती, कार के पुर्जे 10, 15, 20 जगह पर बन के आते हैं, छोटे छोटे जगह से एक जगह वो असेंबल होते हैं। अगर आप इस तरह यहाँ पर भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बजाय छोटे छोटे सेक्टर के अंदर छोटे प्रोजेक्ट बनाने के काम शुरू कर देंगे तो इस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। यही चंद बातें